नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स की। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें चीन और अमेरिका की वैश्विक भूमिका पर कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही हैं। हाँ, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कौन ज़्यादा रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। उनका नज़रिया थोड़ा कह सकते हैं आम धारणा से हटकर है। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि सैक्स ऐसा क्यों सोचते हैं। हाँ, तो उनका जो मुख्य तर्क है वो इस पर टिका है कि चीन को वो क्यों एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एक रचनात्मक शक्ति मानते हैं और अमेरिका को क्यों नहीं। और शुरुआत वो एक काफी चौंकाने वाले पॉइंट से करते हैं। वो कहते हैं कि चीन पिछले 40 सालों से किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है उनके तर्क का। और इसकी तुलना वो सीधे अमेरिका से करते हैं जो उनके हिसाब से लगभग लगातार ही कहीं ना कहीं लड़ाइयों में, सैन्य संघर्षों में उलझा रहा है। ये एक बड़ा अंतर है जिस पर वो ध्यान दिला रहे हैं। बिल्कुल। और वो सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहे, वो इतिहास में भी जाते हैं। कन्फ्यूशियस शांति जैसे दौर का जिक्र करते हैं। अच्छा, उसका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि इतिहास में लंबे समय तक ऐसा हुआ है जब चीन एक बड़ी ताकत था पर फिर भी अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहा था। वो इसे चीन का एक तरह का मूल स्वभाव मानते हैं। और अमेरिकी इतिहास से वो इसे कैसे अलग देखते हैं? वो मानते हैं कि अमेरिकी इतिहास ज्यादा विस्तारवादी रहा है, मतलब फैलने की प्रवृत्ति रही है। सैक्स के अनुसार ये चीन के रवैये से काफी अलग है। ये एक बुनियादी अंतर है उनके विश्लेषण में। तो ये तो हुई युद्ध और शांति की बात, लेकिन रचनात्मक भूमिका की जो बात है वो आज के संदर्भ में कैसे लागू होती है? टेक्नोलॉजी के बारे में वो क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत अहम है। सैक्स का कहना है कि चीन आज मतलब अभी दुनिया में कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी चीन आगे बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका और यूरोप तो चीन पर ओवर कैपेसिटी का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि चीन जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है इन चीजों का। बिल्कुल। और यहीं पर सैक्स का नजरिया एकदम अलग है। वो इस ओवर कैपेसिटी के तर्क को पूरी तरह खारिज करती हैं। अच्छा, क्यों? उनका कहना है कि दुनिया जिस तरह क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, हमें इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज की कमी है, अधिकता नहीं। मतलब हमें तो और चाहिए ये सब, सोलर पैनल, विंड टरबाइन, ईवी। हाँ, ताकि हम फॉसिल फ्यूल से हट सकें। एग्जैक्टली। तो सैक्स के हिसाब से चीन जो ये क्षमता बना रहा है, ये दुनिया के लिए अच्छी बात है, बुरी नहीं। इसे ओवर कैपेसिटी कहना उनके मुताबिक मुद्दे से भटकाना है। तो फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसको वो कैसे देखते हैं? क्या वो भी रचनात्मक है उनकी नजर में? हाँ, BRI को वो चीन के इसी रचनात्मक रवैये का एक और बड़ा उदाहरण मानती हैं। मतलब ये जो चीन का बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, हाँ, जो कई देशों में चल रहा है। बिल्कुल, रेल लाइनें, बंदरगाह, पावर प्लांट्स, सैक्स का मानना है कि ये कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और विकासशील देशों की मदद कर रहा है। इसका कोई खास उदाहरण उन्होंने दिया? हाँ, उन्होंने इथियोपिया का जिक्र किया था। वहां चीन ने जो रेल लाइन बनाई, उससे वहां के किसानों को, जैसे एवोकाडो उगाने वालों को, अपने उत्पाद बाहर भेजने में बहुत मदद मिली। अच्छा, उनकी आमदनी बड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल, उनकी आय बढ़ी, बाजारों तक पहुंच मिली। तो सैक्स का कहना है कि BRI जैसी चीजें तो और होनी चाहिए, शायद लंबे समय के लोन के साथ, ताकि देशों को विकास का मौका मिले। तो मतलब सैक्स का पूरा तर्क ये है, चीन की जो ये विशाल इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, जिसे कुछ लोग ओवर कैपेसिटी कहकर डरा रहे हैं, वो असल में दुनिया के लिए, खासकर एनर्जी ट्रांजिशन और विकासशील देशों के लिए एक तरह का वरदान है। एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक समझा। उनका निष्कर्ष यही है। वो मानती हैं कि अमेरिका अब प्रोटेक्शनिस्ट मतलब संरक्षणवादी इसलिए हो गया है क्योंकि वो कुछ अहम नए सेक्टर्स में, जैसे EVs में, चीन से पिछड़ गया है। जाहिर है अमेरिका इसके अलग कारण बताता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह। लेकिन सैक्स इसे सीधे तौर पर कंपटीशन में पिछड़ने से जोड़कर देखती हैं। उनका मानना है कि चीन की ये क्षमता वैश्विक चुनौतियों, खासकर क्लाइमेट चेंज से निपटने में बहुत मददगार हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो जेफरी सैक्स चीन को इतिहास और आज दोनों में एक ज्यादा शांतिप्रिय और रचनात्मक शक्ति के तौर पर देखते हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए योगदान दे रहा है। और अमेरिकी भूमिका को वो इसके विपरीत पाते हैं। हाँ, ये नजरिया निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। मतलब जो स्थापित धारणाएं हैं उनको ये चुनौती देता है। ये सवाल उठाता है कि जो बड़ी वैश्विक शक्तियां हैं वो दुनिया की साझी समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज या असमानता
से निपटने में अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? और कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल। क्या चीन की ये क्षमताएं, जैसा सैक्स कह रहे हैं, वाकई दुनिया के लिए एक सौभाग्य हैं? ये एक विचार करने लायक बात है। अगर आपको जेफरी सैक्स के इन विचारों पर हमारी ये बातचीत दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के और विश्लेषणों के लिए जियोपॉलिटिका हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।